Season 2 of Dance of Dragons is coming. In geopolitical tamasha, we have always asked, can the elephant that is India and a dragon that is China can dance together? लेकिन अब जो बात की जा रही है वो ये है कि क्या जो एलिफेंट है इज ही डांसिंग ऑन बिहाफ ऑफ चाइनीज ड्रैगन। तो वेलकम टू टेली 360 IAS। माय नेम इज सौरभ। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही प्रोवोकेटिव इशू के ऊपर, इज इंडिया ए कॉलोनी ऑफ चाइना। सो वी विल लुक इनटू दिस इशू इन डेप्थ कि क्या इंडिया वाकई में एक चाइनीज कॉलोनी है। इकोनॉमिक कॉलोनी होती क्या है? बेसिकली इट रिफर्स टू ए सिचुएशन जहां कंट्री ए जो कि कॉलोनाइजर है वो एक्सप्लॉइट करता है कंट्री बी के इकोनॉमिक रिसोर्सेस को थ्रू वैरायटी ऑफ मींस। अनइक्वल ट्रेड रिलेशनशिप हो सकती हैं, या ये हो सकता है कि भाई की इंडस्ट्रीज को आप डोमिनेट कर रहे हैं और अपने फायदे के लिए आप जो कॉलोनी है इकोनॉमिक फायदे के लिए आप उस कॉलोनी को एक्सप्लॉइट करते हो। वी हैव सीन दिस मूवी बिफोर। इन इंडिया द ब्रिटिश एम्पायर, इंडिया वाज ए कॉलोनी फॉर ब्रिटिश एम्पायर। तो उनके लिए जो इंडियन प्रॉस्पेरिटी जो पिछले 3000 सालों में इंडियंस ने बनाई थी वो कंप्लीटली गॉन अवे इन 200 years, ड्रेन ऑफ वेल्थ जिसे कहा जाता है। अमेरिका, मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑन दिस प्लैनेट राइट नाउ, वो भी कभी ब्रिटेन की एक कॉलोनी हुआ करता था। लेकिन ये जो कॉलोनीज हैं, कॉलोनाइजर्स हैं, ये कहानी 20वीं सदी की दिखाई देती है। हमारे इमेजिनेशन में कॉलोनी 20वीं सदी हिस्ट्री का एक हिस्सा है, हिस्ट्री की जो बुक्स हैं वहां तक कन्फाइंड है। लेकिन 21st सेंचुरी में एक कॉलोनी बनाना, कॉलोनी होना, इट्स समथिंग वेरी फैसिनेटिंग। तो अब ऑफिशियली ये काम नहीं होता, अनऑफिशियली काम आज भी जारी। इंडिया की अगर हम बात करें तो बिपिन चंद्रा, द फेम्ड हिस्टोरियन, उनकी बुक है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, वो इसमें बात करते हैं कि कैसे ब्रिटिश कॉलोनियल मास्टर्स ने इंडियन कॉलोनी को एक्सप्लॉइट किया अपने कमर्शियल बेनिफिट्स के लिए। और जो पूरा अर्ली इंडियन नेशनलिज्म है, अगर आप देखें जो मॉडरेट फेज ऑफ नेशनलिज्म है, जिसमें महादेव रानाडे हैं, जिसमें दादा भाई नौरोजी हैं, ये सारे लोग यही बात कर रहे हैं कि कैसे ड्रेन ऑफ वेल्थ इंडिया से हो रही है और कोई भी और पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल एजेंडा ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंडिया में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा है कि कितना ज्यादा इकोनॉमिकली इंडिया को एक्सप्लॉइट किया जा सके। और इसके लिए इंडियन रॉ रिसोर्सेज, जो रॉ मटेरियल रिसोर्सेज हैं, इनमें टिम्बर है, जिसमें कोल है और बाकी चीजें हैं, कॉटन यार्न है, आयरन है, इन सबको इंडियन जो लैंड मास है, जो हिंडरलैंड है, वहां रेल रूट्स के माध्यम से पोर्ट्स तक ले जाया जाता है और ब्रिटेन को ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट कर दिया जाता है और वहां से इन रिटर्न जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं वो इंडियन मार्केट्स में आते हैं। तो ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन द अनइक्वल पार्टनरशिप थी एक तरीके से। ये इंडियन जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर हैवी ड्यूटीज लगाई जा रही हैं कस्टम्स की, ताकि जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको डिस्करेज किया जा सके। हालांकि इंडियन मार्केट कंप्लीटली ओपन कर दिया गया है ताकि ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स, जो पूरी मैनचेस्टर्स की कॉटन मिल्स थी, दे वर सिंपली बिल्ट ऑन द बैक ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरर्स। इस तरीके से ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो ब्रिटेन को डेवलप करती। तो ये जो कॉलोनाइजर जो बेसिकली जो रिलेशनशिप है वो आज हम 21st सेंचुरी में भी देख रहे हैं, जिसमें एक कंट्री का एक्सेसिव फायदा हो रहा है और दूसरी कंट्री का उतना फायदा नहीं हो रहा, अगर नुकसान भी नहीं। ये बात निकल के आती है क्योंकि चाइना हैज इमर्ज्ड एज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन द फाइनेंशियल ईयर, जो कि अभी 31 मार्च को खत्म हुआ। एज पर GTRI, एक थिंक टैंक है जो कह रहा है कि जो ट्रेड है इंडिया चाइना के बीच में, दैट वाज 118.4। इसी बीच इंडिया और यूएस, जो कि हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर होता था, दैट इज 118.3 बिलियन। तो सरप्लस कर दिया है, मार्जिनली किया है लेकिन कर दिया है। मजे की बात इसमें यह है कि इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है चाइना को वो अराउंड 16.67 बिलियन है और बाकी इंपोर्ट करता है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC, उसका अगर आप टोटल इन्वेस्टमेंट का प्लान देखें तो दैट इज अराउंड $60 बिलियन। ट्रेड डेफिसिट जो इंडिया और चाइना के बीच में है, हर साल अगर चाइना चाहे तो CPEC जैसा एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकता है। इतना बड़ा ट्रेड डेफिसिट इंडिया सस्टेन कर रहा है। नाउ यू मे आर्ग्यू कि ट्रेड डेफिसिट होने से क्या होता है, दैट इज नॉट
दैट इज अ बैड थिंग, लेकिन क्या इससे इंडिया कॉलोनी साबित हो जाता है चाइना की? आपको ट्रेड का पैटर्न देखना यहां पे जरूरी है। जो ट्रेड का पैटर्न है उसमें आप देखें, दिस इज डेटा फ्रॉम द प्रिंट, लेकिन फ्रॉम द लास्ट फ्यू इयर्स, लेकिन जो इसमें मेजर हेड्स हैं दे आर स्टिल रेलेवेंट। इस साल के भी जो इकोनॉमिक डेटा है उसमें आपको ये हेड्स दिखाई देंगे। हम एक्सपोर्ट क्या करते हैं चाइना को? 16 बिलियन में। फिश एंड सी फूड, आयरन ओर कॉन्सेंट्रेट, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, कॉटन यार्न, रॉ मटेरियल, रिफाइंड कॉपर। इंपोर्ट क्या करते हैं? प्रोजेक्ट गुड्स, फर्टिलाइजर्स, हाइड्रो cyclic compounds with nitrogen, diodes, transistors, automatic data processing machines, or telephonic instruments and video related electronics. आप रॉ मटेरियल भेजते हैं, फिनिश प्रोडक्ट्स वहां से वापस आता है आपके पास। So is it not safe to say that India has emerged as a colony for the Chinese industry the way it was for the British industries in the last few centuries? हालांकि आप कह सकते हैं इंडिया इज इंडिपेंडेंट कंट्री नाउ, 1947 के बाद से वी हैव डन अ लॉट टू प्रोटेक्ट आवर इंडस्ट्रीज। इंस्पेक्टर राज पूरा खड़ा किया गया, कोटा बैरियर्स लगाए गए। इसके अलावा पूरा जो सोशलिज्म का एजेंडा था जिसमें कमांडिंग हाइट्स हमारी सेंट्रल पीएसयूज को दी गई, पूरा प्रोटेक्शन इंडियन इंडस्ट्रीज को अगले 50 साल टिल 1991 एटलीस्ट बनाया गया। लेकिन उसके बाद भी हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज थी दे वर नॉट दैट डेवलप्ड, एंड चाइना स्टार्टेड ग्रोइंग वेरी स्टैगरिंग पेस सिंस 1990s। और जब उनका WTO में इंक्लूजन होता है अर्ली 21st सेंचुरी में, उसके बाद से कंप्लीटली द रूल्स ऑफ द गेम गॉट चेंज्ड। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स जो थी उनकी ऑलरेडी कैपेबिलिटीज काफी लिमिटेड थी, एंड दे कुडंट स्टैंड अप टू द चाइनीज कंपटीशन। चाइनीज व्हेन दे बिल्ड समथिंग दे बिल्ड एट स्केल। उन्होंने अपनी इकोनॉमी को 1978 में खोला, FDI बुलाया, फाइनेंस बुलाया, कंपनीज को आजादी दी, फ्री में लैंड दिया, इलेक्ट्रिसिटी दी, लेबर जो लॉस थे उनको बहुत ही इजी किया, और कहा कि मैन्युफैक्चरिंग करो और अपने होम मार्केट्स में इसको बेचो। धीरे धीरे उनसे टेक्नोलॉजी चुराई, धीरे धीरे फाइनेंस उनके पास बनना स्टार्ट हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया, एजुकेशन, पॉपुलेशन, सारे जो इश्यूज थे उनको अलाइन किया, एंड वॉइला उनके पास एक स्टैगरिंग ड्रैगन है मैन्युफैक्चरिंग का, जिसके सामने इंडियन जो मैन्युफैक्चरर्स है वो कंपीट ना कर पाए। नाउ अब वो फैक्ट्री है दुनिया की, उनको इंटरमीडिएट गुड्स चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, इतना बड़ा वो एक्सपोर्ट करते हैं टेक्सटाइल्स का, गारमेंट्स का, अमेरिका, यूरोप जैसे मार्केट्स में, तो उनको कॉटन यार्न चाहिए, वो कॉटन यार्न इंडिया से मिलेगा। ये जो रिलेशनशिप है दैट्स व्हाई इट इज वेरी अनइक्वल, ऑलमोस्ट मिमिकिंग द कोलोनाइजर पैटर्न। नाउ अब चाइनीज जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो रही है। लास्ट क्वार्टर उनकी ग्रोथ 5% थी, दैट इज वेरी अनयूजुअल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ चाइनीज इकोनॉमिक ग्रोथ। जब उनकी पहले और सेकेंड डिकेड इस सेंचुरी की जो एवरेज ग्रोथ आप देखोगे दैट इज 9+। वी आर वेरी हैप्पी विथ 8% ग्रोथ, दे वर 9+, समटाइम्स दे क्रॉस 10% ग्रोथ। तो चाइना के पास अब एक्सेसिव इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है। अब वो कैपेसिटी को कम नहीं करना चाहते। उनका अगर आप स्टील प्रोडक्शन देखें, उनके बाद जो सेकंड नंबर की कंट्री आता है उससे 5 गुना उनका स्टील प्रोडक्शन है। हालांकि उसकी उतनी रिक्वायरमेंट अब नहीं है, फिर भी वो क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं? क्योंकि अगर वो प्रोडक्शन कट करेंगे तो नौकरियां जाएंगी लोगों की, नौकरियां जाएंगी तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो जो ओवर कैपेसिटी है ये डंप कर रहे हैं डिफरेंट मार्केट्स में, जैसे यूरोप है, इंडिया है, अमेरिका है, जापान है, साउथ कोरिया है, एशियन की कंट्रीज है। तो ओवर कैपेसिटी हैज क्रिएटेड ए सीरियस इशू फॉर कंट्रीज लाइक इंडिया। और रॉ मटेरियल को भाई उनको रिक्वायरमेंट है क्योंकि प्रोडक्शन लेवल्स काफी ज्यादा है, और भी ज्यादा रोबोटिक्स को पुश कर रहे हैं, ऑटोमेशन को पुश कर रहे हैं, और एफिशिएंसी ला रहे हैं अपने प्रोडक्शन लेवल्स के अंदर। उनकी रॉ मटेरियल की जो रिक्वायरमेंट्स है वो काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। तो मिनरल्स उनको चाहिए, फॉसिल फ्यूल चाहिए, एग्रीकल्चर कमोडिटीज चाहिए। हंगरी इंडस्ट्रीज आर देयर who always demand things and they have the money to pay. That's why suppliers from India are simply supplying, and this has resulted into India almost being like a colony
for Chinese economic agenda. Now, what should India do to simply arrive at a situation जहां हमारी जो पार्टनरशिप है थोड़ा इक्वल अगर ना हो तो एटलीस्ट नियर इक्वल हो? तो उसके लिए जरूरी है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग का शेयर इंडियन इकोनॉमी में बढ़ाया जाए। रघुराम राजन जैसे इंटेलेक्चुअल्स, द फॉर्मर आरबीआई गवर्नर, जब वो बात कहते हैं कि सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री इंडिया में होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया कंपीट नहीं कर सकता। इस सर्विस जब आप ग्रोथ के ऊपर फोकस करोगे तो वो जॉबलेस ग्रोथ होगी, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबरर्स के लिए उसमें जगह नहीं होती। आपको मैन्युफैक्चरिंग में पुश करना होगा क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन कंज्यूम करती है गुड्स को। लोग मोबाइल फोन चलाएंगे, लोग टैबलेट्स खरीदेंगे, कंप्यूटर में इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत है काफी ज्यादा। आत्मनिर्भर भारत अभियान सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक मेक इन इंडिया आप आगे लेके उसको नहीं जाते। और ये जो डेफिसिट है, मोस्टली आप क्या खरीद रहे हैं चाइना से? ऑटोमोबाइल के पार्ट्स खरीद रहे हैं, डेटा प्रोसेसिंग मशीन्स खरीद रहे हैं। जितने टनलिंग का काम चल रहा है मुंबई मेट्रोज में और बाकी बड़ी बड़ी जगहों, आप देखिए वहां पे जो मशीन्स टनल्स में यूज की जा रही है, बोरिंग मशीन्स, वो चाइनीज होती। यू नीड गुड्स बिकॉज योर इकोनॉमी इज ग्रोइंग, और उसके लिए आपकी मैन्युफैक्चरिंग जो कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाने की जरूरत है। क्लोज वॉच रखनी है हमको चाइनीज इंडस्ट्रियल ओवर कैपेसिटी पे और अप्रोप्रिएट एक्शंस लेने, जैसे एंटी डंपिंग ड्यूटीज हो गई। तो जब कभी भी वो पुश करें ज्यादा सब्सिडाइज रेट्स पे, इंडिया में डंप करें अपने प्रोडक्ट्स को, तो वहां पे उसको निपिंग इन द बड करना बहुत जरूरी है। और डिफरेंट टूल्स अवेलेबल होते हैं इंडियन गवर्नमेंट के। रीनेगोशिएट करना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद एशियान इज वेरी इंपॉर्टेंट। एशियान के साथ हम जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसके ऊपर बातें चल रही हैं दोबारा से, इसको रिवाइज किया जाए, क्योंकि एशियान के थ्रू काफी बड़ी मात्रा में चाइनीज जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडियन मार्केट्स में आते हैं। जब मैंने आपको डेटा बताया 118.4 बिलियन, ये तो ऑफिशियल डेटा है। हांगकांग से कितना बड़ा मात्रा में इंडिया में इंपोर्ट होता है, एशियान के थ्रू कितनी बड़ी मात्रा में इंपोर्ट होता है चाइनीज प्रोडक्ट्स का। थोड़ा वहां वैल्यू एडिशन कर देते हैं नाम मात्र के लिए और टैक्स चेंज हो जाता है, मेड इन मलेशिया हो जाता है। तो ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ इससे भी बड़ा है जितना हमको ऑफिशियल नंबर बता रहे हैं। तो एशियान के साथ हमको नेगोशिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाइना को पुश करना कि भाई मार्केट एक्सेस दें हमारे टेलीकम्युनिकेशन जो जहां डेवलपमेंट्स इंडिया में हो रहे हैं फॉर एग्जांपल, या फिर आईटी सेक्टर है हमारा जो काफी ज्यादा सक्सेसफुल है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर काफी ज्यादा सक्सेसफुल है। ऐसे सेक्टर्स में जहां इंडिया को कंपीटिटिव एडवांटेज है उनको पुश किया जाए कि भाई आप मार्केट एक्सेस प्रोवाइड करें, बिकॉज दे डोंट प्रोवाइड मार्केट एक्सेस टू की इंडियन इंडस्ट्रीज। इंडियन इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि कट थ्रोट कंपटीशन है दुनिया में इस समय। अमेरिका में चिप्स एक्ट आ गया है, वो सब्सिडाइज कर रहे हैं अपने मैन्युफैक्चरर्स को। चाइना लैंड फ्री में दे रहा है, लेबरर्स का जो वेजेस है उसको कंट्रोल कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडाइज वे में दे रहा है, प्लस एक्सपोर्ट्स के लिए इंसेंटिव भी दे रहा है। क्लोज्ड इकोनॉमी है, अगर सिस्टम है पूरा उनका, अथॉरिटेरियन स्टेट है। सो यू नीड टू सपोर्ट योर इंडस्ट्री। तो पीएलआई जैसी जो स्कीम्स है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स हो गई, जो लेबर रिफॉर्म्स हैं, जो लैंड रिफॉर्म्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि इंडियन इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया जाए, नर्चर किया जाए और उनको सस्टेन किया जाए, ताकि ये जो दुनिया भर में मेक इन इंडिया का जो ब्रांड है उसको मजबूत किया जाए। दैट्स हाउ वी विल गेट जॉब्स इन इंडिया। 20वीं सदी और 21वीं सदी में यही अंतर है कि इंडियन गवर्नमेंट नाउ हैज एजेंसी टू डील विथ ए प्रॉब्लम जो कि हमारे सामने है। जैसे ब्रिटेन था कोलोनाइजर, वैसे ही चाइनीज सिंपली आर एक्सप्लॉइटिंग द स्ट्रक्चर जो प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रक्चरल इश्यूज इंडियन इकोनॉमी के अंदर उसको। तो इंडियन गवर्नमेंट के पास अब एजेंसी है। वी आर नॉट सिंपली डिपेंडेंट ऑन एनीबडी, वी आर द सोवरन पीपल ऑफ इंडिया। तो इंडियन गवर्नमेंट को यहां नेसेसरी एक्शन लेना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? राइट a comment on the video and please subscribe to the channel. Thank you.